Hi everybody. This is my first lecture of structure of atom. I am going to teach you structure of atom. First of all, I would like to tell you about chemistry. You know, chemistry deals with the composition, structure and properties of matter. Okay? So, now the question is, what is matter? आखिर मैटर है क्या? Anything that occupies space is called matter. Okay. And what is the basic constituent of matter? Matter का सबसे basic constituents क्या है? कुछ भी जो space को occupy करे वो matter है. तो matter का एक basic constituents क्या है? वो किससे से बना होता है? That is the main thing. तो matter is composed of atoms and molecules. The main constituents of matter is atoms and molecules. Atoms and molecules. Now the question is, can we see metal or molecules? No, the answer is no. We can't see. Even with the help of माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करके भी हम इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते हैं. जैसे हम कुछ भी, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ केमिकल्स. केमिस्ट्री है, सबकी केमिस्ट्री है, हर चीज़ में केमिस्ट्री है. जैसे आप दवा ले रहे हो या फिर आप खाना खा रहे हो, तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एवरीथिंग इज केमिकल. ये केमिकल से बना होता है. प्रोटीन, चीज़ें जो भी है हमारे, इवन आवर सेल्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ केमिकल्स. जो हम देख रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, हमारा ब्रेन जो महसूस कर रहा है, तो इवन आवर ब्रेन हैज़ ऑल्सो केमिकल्स. बहुत सारी केमिकल्स है उसमें, जो ये सब हमारे को हेल्प करता है. ओके. तो जो भी चीज़ जो हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, केमिकल्स. और केमिकल्स किससे बना रहता है? इट इज़ मैटर. एंड व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ? एटम और मॉलिक्यूल से बना रहता है ना. तो अब है बात डाइवर्सिटी की. मतलब इतना फर्क क्यों, इतने मतलब चेंजेस क्यों है, इतने डाइवर्सिटी, इतना अंतर क्यों है? कोई मॉलिक्यूल्स किसी को खा रहे हैं, किसी को दवा के रूप में कोई दवा का काम कर रहा है, या फिर कोई भी चीज़, एटम्स, कपड़े जो हम पहन रहे हैं, जो डिफरेंट कलर्स के पहन रहे हैं, तो वो भी कलर्स क्यों है? ये ऑल अबाउट केमिकल्स. ये सब चीज़ केमिकल्स, केमिस्ट्री है, सब में केमिस्ट्री है. जो हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर एक चीज़. तो एटम्स को हम देख नहीं सकते. इसको चाहे आप कितने भी लाइट के प्रेजेंस में इसको मैग्नीफाई कितना भी आप करेंगे, यू कांट सी एटम. ठीक है. अब इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतना डिफरेंस, कोई एक एटम एक दूसरे एटम से काफ़ी डिफर करते हैं. कैसे? जैसे मान लीजिए एक सोडियम है. ओके. तो सोडियम को अगर हम पानी में घोल दें, तो वो आसानी से कैच फायर करेगा. इट कैचेस फायर. ओके. कैचेस फायर. आगे चलिए. अब उसी की जगह पे आप कॉपर, तांबे का बर्तन होता है, उसमें आप पानी रखते हो, तो वो कैच फायर नहीं करता है. उसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है ना. गोल्ड, सिल्वर, इसमें कोई एक्शन नहीं होता वाटर का, नो एक्शन. तो आखिर ऐसा क्यों? जैसे हम ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें कोई एक्शन नहीं रहता वाटर पे, जबकि वही मेटल सोडियम है जो कैच फायर कर रहा है. तो इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों है? ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. क्योंकि ये एटम्स के स्ट्रक्चर की वजह से हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट तरह के, जैसे बर्ड्स है, बटरफ्लाई है, तो बहुत सारे इवन लिविंग बींग्स डिफरेंट तरह के हैं. क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है. दैट्स वाई उनका कंपोजिशन अलग है. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उनके डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट बने हुए हैं. कलर्स, डिफरेंट कलर्स के फ्रॉक्स है, सूट्स है, जो हम लोग पहनते हैं या देखते हैं, अपने कलरफुल वर्ल्ड है. तो ये सब ऑल अबाउट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स. और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, कलरफुल केमिकल्स होते हैं जिसके एटम्स डिफरेंट रहते हैं. ओके. जैसे सोडियम के एटम्स, कॉपर के एटम्स बिल्कुल अलग अलग होंगे, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है. दैट्स वाई इट कैचेस फायर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. बट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. अब देखिए आप, आयरन है, आयरन धीरे धीरे
H2O के प्रेजेंस में काफ़ी दिनों मतलब टाइम टेक होता है, लेकिन धीरे 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 ये क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, रस्टिंग प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा 10th वगैरह में, रस्टिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। तो पानी ये भी देखिए वाटर से रिएक्ट कर रहा है बट बहुत स्लोली, वेरी स्लोली, और ये तुरंत कैच फायर। तो ये ऑल दिस डाइवर्सिटी इज ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ चिल्ड्रंस, हियर वी हैव रिटन द टाइमलाइन। अब ये आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पर, इसके स्ट्रक्चर्स पे कि आखिर इसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे कलरफुल वर्ल्ड है हमारे ऑल अबाउ अराउंड अस। तो इसका मेन, इसके शुरू से डिस्कवरी इसकी काफ़ी दिनों से चलती आ रही थी और सबसे पहले स्टार्ट किया गया, जैसे ये टाइम लाइन है, कैसे ये एटम्स का स्ट्रक्चर जिस पे ये कलरफुल दुनिया है हमारी, तो वो उसका कैसे डिस्कवर हुआ। तो ये काफ़ी दिनों से साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे थे। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने इस पर वर्क किया और उन्होंने इन 1897 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो एटम्स वैसे दिखने में स्फेरिकल है, आपके बुक वगैरह में भी आप देखेंगे कि वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ओके, ये तो आप लोग जानते ही हैं, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो सबसे पहले इसका डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन। इन 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। उसके बाद न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसका डिस्कवर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया 1909 में। ओके, आफ्टर देन R.K. मिल्टन 1910 में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस आते हैं, प्रोटॉन पे जो चार्जेस, तो उसका उन्होंने मेजरमेंट किया कि आखिर उस पर चार्ज कितने होते हैं, कितना मास होता है। इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सबके बारे में। आप देखिए बोर एटॉमिक मॉडल, ये 1913 में नील्स बोर ने, इन्होंने जो मॉडल तैयार किया गया था, एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स ने उसको और एक्सटेंड करके उनमें जो भी डाल्टन एटॉमिक मॉडल में कुछ जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको दूर करके उन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि रियल स्ट्रक्चर एटम का क्या है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आफ्टर देन डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके नेचर के बारे में बताया गया कि वो वेव प्रॉपर्टी भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी। तो इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए जिसको हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। आफ्टर देन एर्विन स्क्रोडिंजर, इन्होंने ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन बनाया रिलेटेड टू एटम्स। आफ्टर देन इन 1926 फिर वर्नर हेस्टिंगर, ये आए इन 1927। उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया। आफ्टर फाइनली हम न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक। लास्ट में न्यूट्रॉन का डिस्कवर्ड हुआ, किसने, चैडविक ने किया। तो अब हम ये सारे हैं हमारे एटॉमिक मॉडल्स। तो इसका हम अब इसके पहले जो साइंटिस्ट ने इस एटम पर डिस्कवर किया था, इस एटम के बारे में जो मतलब क्या क्या इलेक्ट्रॉन हुआ उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, कि आखिर नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारे साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च वर्क किया। तो कब से ये स्टार्ट हुआ, 470 BC टू 370 BC में सबसे पहला जो साइंटिस्ट हुए वो डेमोक्रेटिस हुए। ओके, डेमोक्रेटिस ने कहा था कि दैट ही प्रपोज दैट, उन्होंने क्या प्रपोजल रखा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल विच वी कॉल एटम, जिसको हम लोग एटम कहते हैं, उस पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम एटम कहते हैं। और एटम क्या है, दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस। मतलब क्या, ये ग्रीक वर्ड
एटम का नाम कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड एटमोस से। एटमोस, एटमोस मतलब इनडिविजुअल, जिसको हम कट नहीं कर सकते हैं, जिसका टुकड़ा टुकड़ा हम नहीं कर सकते। यानी एटम के बारे में कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, उस तरह का एटम से बना हुआ है जिसको आप टुकड़ा टुकड़ा, इंडिविजुअल है वो, टुकड़े टुकड़े आप उसका नहीं कर सकते हैं। ये किन्होंने कहा था? डेमोक्रेटस ने 470 BC से 370 BC के बीच में उन्होंने जो इसके बारे में ऑब्जर्व किया वो उन्होंने बताया। उसके बाद सेकंड में एरिस्टोटल आए, उन्होंने 350 BC में, उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 एसेंस, 4 चीज़ों से बनी हुई है, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, आग, हवा, पानी और अर्थ, पृथ्वी तत्व, इन सबों से मिलकर मैटर का निर्माण हुआ है। लेकिन उसके बाद 1808 में जो आपके बुक में लिखा हुआ है, डाल्टन पब्लिश्ड हिज एटॉमिक मॉडल, है ना, उन्होंने अपना एक पब्लिश किया मॉडल एटम्स के बारे में। उन्होंने बताया कि आखिर एटम का क्या है, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जिसको बोलते हैं। और उस मॉडल का निर्माण उन्होंने कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ये आपने पढ़ा है, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या है? फर्स्ट 3 लॉज है केमिकल कम्बिनेशन, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो उस बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, और भी थ्योरी हम लिखेंगे। तो सबसे पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब मैटर मास कांस्टेंट रहता है रिएक्शन जब होते हैं तब, और जब वो उससे प्रोडक्ट बनता है तो वो उसका मास नहीं बदलता है ना, इट इज़ कंजर्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी एक पर्टिकुलर रेशियो में 1:2 सिंपल रेशियो में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो एक डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है। जैसे H2O है, वाटर, तो वाटर आप कहीं से भी, या तो नाले का पानी हो या पीने वाला पानी हो या जैसा भी हो, लेकिन उसका जो कंस्टिट्यूएंट्स है H2O का, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही, ये नहीं कि हाइड्रोजन बहुत सारा ले लेंगे और ऑक्सीजन थोड़ा लेंगे तो वो कंबाइन कर जाएगा, नो, इट शुड बी, इनका जो रेशियो होना चाहिए ये H2O का, वो 2:1, इस तरह से वो फिक्स्ड होना चाहिए। इसका अमाउंट 2 में होगा, इसका 1 अमाउंट, तो इस तरह से उनका फिक्स डेफिनेट रेशियो में ही, प्रोपोर्शन में ही ये एक कंपाउंड का बनेगा। ओके, दूसरा हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी एक ही कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते हैं। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 1 और मोर कंपाउंड्स भी बनाते हैं, जैसे H2 + O2, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन और काफ़ी ब्लीच इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये 2 तरह का कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो H2O2, H2 + O2, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हम बैलेंस नहीं है, यहाँ 2H2, इस तरह से। यहाँ पर हम ऑक्सीजन का अमाउंट कितना लेंगे? ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, यहाँ ये फिक्स अमाउंट है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट है, ओके। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर 16 ग्राम है और यहाँ 32 ग्राम है, यहाँ पर 32 ग्राम है और यहाँ 16 ग्राम, यहाँ 2 ग्राम, ओके, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ये दोनों का फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो जो है 1:2, 16 और 32, यानी 1:2 के रेशियो में, तो इसी को बोलते हैं। और डिफरेंट कंपाउंड्स भी बने, तो यहाँ पर फिक्स्ड मास, ऑक्सीजन के मास 1:2 रेशियो में है, लेकिन एक एलिमेंट फिक्स्ड होता है। तो इसी तरह से सल्फर भी अपने ऑक्साइड, डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो वो भी, ये सब जो हम आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ आपने पढ़ा भी होगा, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 9th का में ही आप लोग ये सब पढ़े होंगे, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये सारे तीनों हो गए रिलेटेड टू
केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे केमिकल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। तो इस लॉज के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी को बताया। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इंडिविजुअल मतलब मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है, जो इंडिविजुअल एटम से, जिसको हम कट नहीं कर सकते हैं, वो ब्रेक नहीं होता है। इंडिविजुअल मतलब डिवाइड नहीं होता है। दूसरा, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। यानी सभी एटम, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे, उनके सिमिलर स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगे और स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मास भी सेम होगा हर एटम का। एक मॉलिक्यूल्स में कि जितने भी एटम्स होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होगा, तो हाइड्रोजन के एटम्स बिल्कुल सिमिलर होंगे। लेकिन जब हम ऑक्सीजन का होगा तो वो डिफरेंट होगा। ऑक्सीजन के एटम्स के उसके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होंगे और उसमें जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट have identical property including identical mass, but atoms of different element have different mass. different, इसका मास 16 ग्राम है, जैसे हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, तो हाइड्रोजन में एक एटम का कितना हुआ 1। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट मासेस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइडेंटिकल एलिमेंट जो होते हैं, उनके सेम प्रॉपर्टीज होते हैं, सेम मास होते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से सोडियम के भी अलग होंगे, उनके एटम्स का स्ट्रक्चर अलग होगा, मास अलग होगा, कॉपर के अलग होंगे, आयरन के अलग होंगे। तो हर एलिमेंट के अपने अपने मास और अपनी अपनी प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। अब नाउ थर्ड पॉइंट, ओके, एक दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट अब मैं आपको बताती हूँ। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया था दैट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड हाउ। तीसरा पॉइंट है डाल्टन्स का, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have combined together. Combined in fixed ratio. यानी कंपाउंड्स आर फॉर्म, कंपाउंड कैसे फॉर्म करेगा? व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जब कंबाइन करेंगे तो किस रेशियो में? एक सिंपल रेशियो में 1:2, 1:3, यानी कि 2.5, 1.5, इस तरह से नहीं, इन सिंपल रेशियो 1:2, 1:3 या 2:3, इस तरह से आपका सिंपल रेशियो में कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं? फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, रेशियो उसका फिक्स्ड होता है 1:2। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन involves reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed. These are neither created nor destroyed. In a chemical reaction. Okay, यानी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जैसे होता है, जैसे इस तरह से है, ठीक है, तो
इसमें क्या होता है कि जैसे H2 रीअरेंजमेंट होता है इसमें एटम्स एक तो जैसे यहाँ भी अलग अलग हैं और फिर यहाँ पर ये दोनों कंबाइन करके रीअरेंज हो गया, उनके एटम्स आपस में रीअरेंज होकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये है होता कैसे है? बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, दिस आर नाइदर क्रिएटेड। अगर आप मास निकालोगे तो इन दोनों का मास और इनका मास बराबर होगा। ठीक है, तो दिस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसमें जो मास होता है, हमने पहले भी इसमें बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा केमिकल कम्बिनेशन में, कि उनके मास जो होते हैं नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट सेम होते हैं। ओके, तो ये और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? ड्यू टू द रीऑर्गेनाइजेशन, एटम्स का जो होता है अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स थ्योरी। इसके बाद हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। इसके बाद की जो टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्कवर हुआ, ये इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगी तो मैं उसमें आप सेकेंड लेक्चर में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आए हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम लगा हुआ हो तो आप डाउट भी आप भेज सकते हैं। और हो आप सब्सक्राइब, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।